गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है, कल अपना टॉपिक था देखो अपना बीए पार्ट कौन सा है? बीए पार्ट थर्ड ईयर की क्लास है। ठीक है, पेपर कौन सा है आपका? भारत का भूगोल सेकंड पेपर है। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? मानसून या ऋतुएं हैं वो चल रही थी। अपने ऋतुएं की बात अपन कर रहे थे कि कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि जैसे आपकी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ऋतुओं का विभाजन किया था। 4 भागों के अंदर क्या है, ऋतुओं को बांटा गया था, वर्षा ऋतु को। आज अपना टॉपिक है मानसून को क्या है 2 भागों में विभाजित किया गया था। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अपन ने कल पढ़ लिया था। अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। आज अपना टॉपिक है उत्तरी पूर्वी मानसून। जो पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था अरब सागर की शाखा व दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। अरब सागर की शाखा की क्या है, 3 शाखाएं हैं, वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। नर्मदा ताप्ती की शाखा के अंदर निकलती है। एक आपकी क्या है, काठियावाड़ आपका सौराष्ट्र जो तट है, सौराष्ट्र तट से। ठीक है, जो आपका गिर, जो आपका अभयारण्य जो बोला जाता है, वहां पे आपका ये जो सौराष्ट्र तट है। ऐसे तो गुजरात का क्या है, जो क्षेत्रफल है वहां पे कम ही बरसात है, लेकिन आपका सौराष्ट्र जो तट है वहां पे क्या है, आपके जो पेड़ पौधे हैं वो घने हैं और वहां पे गिर अभयारण्य है वो बनाया गया है। और एक आपका कौन सा है, मालाबार तट। 3 शाखाओं के अंदर आपकी क्या बढ़ जाती है, अरब सागर की शाखा है, ये बढ़ती है। दूसरी आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा के अंदर देखो, ये आपका क्या है, आपका तटीय क्षेत्र है। इधर आपकी क्या थी, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर थोड़ा ये समझा देती हूँ, तभी आगे आपका ये समझ में आएगा। अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो यहां से जो बरसात होती है वो सबसे पहले यहाँ पे टकराती है। ये क्या है, आपका पश्चिमी घाट है। ये आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में क्या है, मालाबार तट जो है आपका, कोंकण तट से मालाबार तट, अरब सागर की एक शाखा यहाँ से बरसात होती है। और आपका जो कौन सा, ये कर्नाटक का भाग और आंध्र प्रदेश का भाग, तमिलनाडु का जो भाग है, ये क्या है, आपका वृष्टि छाया क्षेत्र है, वो बन जाता है अरब सागर की शाखा के अंदर से जब बरसात होती है तो। ठीक है, दूसरा मैं बात कर रही हूँ बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से क्या है, इस तरीके से हवाएं हैं वो चलती हैं, इस तरीके से। तो ये जो आपका पूर्वी तट है, पूर्वी भाग है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी से बरसात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये सीधा ऐसे निकल जाता है। इस तट से क्या है, ये टकराता नहीं है। इस क्षेत्र में जो भी बरसात होती है इस क्षेत्र के अंदर, वो क्या है, आपकी
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा यहाँ पे क्या है आपके क्या बनता है, चक्रवात बनते हैं और चक्रवातों से क्या है इस क्षेत्र के अंदर बरसात होती है। आपका पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी से बरसात नहीं होती है। यहाँ पे क्या है न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है। आपकी यहाँ पे क्या है जो चक्रवात है वो क्या है, चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा क्या है इस क्षेत्र के अंदर आपकी बरसात होती है। चाहे वो कावेरी हो, महानदी हो, गोदावरी है, इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या है चक्रवातों के द्वारा क्या है बरसात होती है। बंगाल की खाड़ी से इस क्षेत्र के अंदर बरसात नहीं होती है। आगे क्या है आपके म्यांमार के अंदर अराकान योमा है, एक पर्वत श्रृंखला है जिससे क्या है ये टकराती है और टकराने के कारण क्या होता है इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है बरसात होती है। कौन से वाले क्षेत्र के अंदर, आपका जो असम का क्षेत्र लगता है, ठीक है, असम वाले क्षेत्र के अंदर आपकी चेरापूंजी है जहां पे 1080 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। आपका जो इस वाले एरिया के अंदर आपका जैसे मान लो यहाँ पे क्या है असम, इस तरीके से अगर इंडिया की अपन मैप देखते हैं तो मैप के अंदर क्या है आपका ये जो पूर्वी क्षेत्र लगता है, पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे आपका अराकान योमा है और इससे क्या है ये हवाएं टकराती है। टकराने के कारण आपका असम वाले क्षेत्र के अंदर बरसात हो जाती है। फ्लोल का जो नियम है, जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने नाम से ही क्या है नियम बनाए थे आपकी वायुदाब से संबंधित। तो जो आपकी ये फ्लोल महोदय ने क्या कहा कि जैसे ही जो आपकी जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं दक्षिणी गोलार्ध से, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध से जो हवाएं चलती हैं वो क्या है अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो ये इस तरीके से होती है और ये आपका क्या है इस तरीके से दाहिनी ओर, यानी कि यहाँ से टकराती है और टकराने के कारण यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत आ जाता है। और हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं आपकी शिवालिक, यहाँ पे शिवालिक चोटियां, शिवालिक है, शिवालिक वाले क्षेत्र के अंदर ये ऐसे हिमालय फैला हुआ है। हिमालय के अंदर क्या है रुकावट होने के कारण हिमालय फैला हुआ है, ऊंची चोटियां फैली हुई है जिसके कारण ये हवाएं हैं क्या है ये यहीं से टकरा जाती है और यहाँ से अपनी आर्द्रता को समाप्त कर देती है और फिर क्या है ये वापस एडियाबैटिक जो आपकी है ताप है, एडियाबैटिक से क्या है ये वो ऊपर की ओर उठती हैं। जैसे ही ये ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ पे क्या है शिवालिक हिमालय में मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या है आपका बरसात करती हैं। और फिर क्या है ये शिवालिक हिमालय के अंदर आपकी शिवालिक की जो श्रेणियां हैं वहां पे मैदानी क्षेत्र में जो उत्तर का विशाल मैदान है इसके अंदर क्या है ये बरसात करती है। कौन सी शाखा के द्वारा, बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। और फिर क्या है ये आगे की ओर आगे की ओर निकल जाते हैं, इलाहाबाद है, दिल्ली है, इस वाले क्षेत्र के अंदर ये निकल जाती है। तो इस तरीके से क्या है आपका फिर आपका इधर की साइड का जो आपकी जो ये है ताप्ती नर्मदा वाली जो आपकी अरावली की श्रेणी के समानांतर जो शाखा निकलती है, यहाँ से आपका क्या है इस क्षेत्र में राजस्थान का भारत का जो पश्चिमी भाग है राजस्थान वाला, यहाँ पे क्या है अरावली की जो श्रेणियां हैं, अरावली की श्रेणियां हैं ये भी क्या है समानांतर निकल जाती है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग है वो तो सूखा रहता है और दक्षिणी भाग के अंदर क्या है अधिकतर है वो आपकी 80 से 120 सेंटीमीटर तक बरसात करती है। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी बरसात होती है, लेकिन पश्चिमी भाग है वो सूखा रहता है। तो इस तरीके से क्या है आपकी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा की व्याख्या अपन ने करी थी। कौन सा मानसून था वो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसके अंदर आपकी ग्रीष्म और वर्षा ऋतु है वो उसको सम्मिलित किया गया है। आगे अपना टॉपिक है उत्तरी पूर्वी मानसून। देखो उत्तरी पूर्वी मानसून की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैपिंग के द्वारा समझाती हूं।
देखो ये आपका क्या है, भारत है। भारत के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून। सबसे पहले क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून के अंदर क्या है, ये मानसून है वो प्रवेश कैसे करता है भारत के अंदर, इसकी उत्पत्ति है वो कैसे होती है। तो देखो उत्तरी पूर्वी मानसून के अंदर क्या है, दो तरह से मानसून आता है। एक तो आपका क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, और दूसरा आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों से। देखो अगर उत्तरी पूर्वी मानसून के अंदर अगर अपन तापमान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु के अंदर नवंबर से मध्य में यहाँ पे क्या है, शीत ऋतु है वो प्रारंभ हो जाती है। मध्य नवंबर से आपके क्या है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और मार्च के अंदर क्या है, शीत ऋतु आपकी समाप्त हो जाती है। यानी कि महीना अगर देखते हैं तो आपका मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक कौन सी ऋतु चलती है आपकी, शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु चलती है। आगे अगर अपन बात करते हैं इसमें तो क्या है, मार्च में ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी क्या है, सर्वाधिक ठंडे महीने माने जाते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अंदर क्या है, अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस है वो माना जाता है। उत्तरी मैदानी भागों में सबसे ठंडे महीने जनवरी व फरवरी माना जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे तापमान की, तो यहाँ पे दैनिक जो तापमान होता है वो आपका 21 डिग्री सेल्सियस दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दैनिक तापमान क्या है आपका, 21 डिग्री सेल्सियस है, वो औसत दैनिक है, औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर रात्रि के अंदर क्या हो जाता है, तापमान के अंदर कमी आती है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है। आपके रात्रि का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, उत्तर से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे क्या है, तापमान है वो गिर जाता है। तो आपका राजस्थान व हरियाणा में तापमान 0 डिग्री तक या हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इस क्षेत्र की जलवायु का अगर अध्ययन करते हैं तो आपका क्या है, ठंडे उत्तरी भारत में क्या है, ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। उत्तरी भारत के अंदर क्या है, ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पे पंजाब हरियाणा और राजस्थान जैसे आपका समुद्री भाग क्या है, समुद्र से दूर है, क्योंकि ये राजस्थान पंजाब हरियाणा वाला क्या है, समुद्र तल से क्या है, दूर है। दूर होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो मतलब समकारी प्रभाव जो आपका
समुद्र तटीय वाली जो समुद्र तट के आसपास वाली जो जलवायु है ये यहाँ पे नहीं पाई जाती है, समकालीन जलवायु है नहीं पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव किया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर अगर हिमालय श्रेणियों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे अगर इसकी विशेषता के रूप में अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर क्या है हिमपात यानी बर्फ है वो गिरना शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें क्या है इसकी विशेषताएं किसकी उत्तरी पूर्वी मानसून की। उत्तरी पूर्वी मानसून में आखिर होता क्या है, सबसे पहले इस महीने में नवंबर से मार्च तक होती है। उत्तरी मैदान में सबसे ज्यादा ठंडा महीना जनवरी और फरवरी होता है। दैनिक औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमालय आपका राजस्थान हरियाणा के अंदर क्या होता है तापमान 0 डिग्री तक या हिमांक बिंदु के नीचे पहुंच जाता है। फिर आगे अगर बात करते हैं इस क्षेत्र की तो इस क्षेत्र में क्या होता है, देखो सबसे पहले आपका इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपके फरवरी के आसपास में कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान की ठंडी हवाएं क्या है उत्तरी भारत में शीत लहर ला देती हैं और क्या है यहाँ पे क्या है पाला और कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो अगर मैं पश्चिमी विक्षोभ की बात करती हूँ तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से इस क्षेत्र के अंदर ये वाला इधर वाला जो आपका क्षेत्र है तुर्कमेनिस्तान भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं इस तरीके से ये जो हवाएं आ रही हैं यहां से इस क्षेत्र के अंदर ये क्या है जो भूमध्य रेखा से क्या है हवाएं जो आ रही हैं यहां से आर्द्रता लेती हैं ये हवाएं और क्या है आपका उत्तरी भारत के अंदर क्या है राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं और इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आगे की ओर ये जब बढ़ती हैं तो ये जो हवाएं हैं कैस्पियन सागर से क्या है ठंडी हवाएं हैं वो उत्तर भारत के अंदर क्या है जब भी ये हवाएं चलती हैं तो शीत लहर आती है जिसके कारण ये हिमालय वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है बर्फ के कारण ढक जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। कोई निश्चित शीत ऋतु यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर कोई निश्चित शीत ऋतु है शीत ऋतु यहाँ पे नहीं अनुभव की जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या है तटीय क्षेत्र होने के कारण सम जलवायु है वो पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंदर अगर बात करें दिसंबर के अंत तक तो 22 दिसंबर के आसपास सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर चमकता है। शीत ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। यानी कि देखो ये आपका ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है 22 दिसंबर के आसपास सूर्य कहाँ चमकता है मकर रेखा के ऊपर चमकता है। तो भारत में क्या होगी शरद ऋतु, सर्दी की ऋतु, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अगर चमकेगा तो यहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा तो आपकी कौन सी ऋतु होगी ग्रीष्म ऋतु और मकर रेखा के ऊपर चमकेगा तो कौन सी ऋतु होगी 22 दिसंबर के आसपास। तो 22 दिसंबर के आसपास क्या है कर्क रेखा पे सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिण की ओर चमकता है, जिसके कारण जो आपका भारत का उत्तरी भाग है वहां पे क्या स्थापित हो जाता है शरद ऋतु की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है तो आपका क्या है ये वाला जो पार्ट है यानी कि इस तरीके से जो हवाएं चलती हैं ये ऐसे इस तरीके से जो हवाएं चलती हैं
ठीक है। ये जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी हैं आपकी? उत्तरी, उत्तर की ओर चल रही हैं, और पूरब, उत्तरी पूर्वी हवाएं। उत्तर पूर्व से जो हवाएं आती हैं वो क्या है? स्थल भाग। यहां पे क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। इस वाले क्षेत्र के अंदर आपकी सर्दी की ऋतु जब आती है तो आपका जो मकर रेखा के ऊपर जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणायन हो जाता है। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझाती हूँ। ये आपकी क्या है? देखो, बड़ा करके समझाती हूँ थोड़ा सा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो, ये जैसे आपका क्या है? ग्लोब है, और ग्लोब के ऊपर ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। यहां से आपकी क्या है? 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी, और 35 डिग्री, 30 से 35 कर लो, 30 से 35, 30 से 35 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। अब यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती है? इस तरीके से भूमध्य रेखा पे जो हवाएं आती हैं, व्यापारिक हवाएं होती हैं, वो कैसे चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में तो जो हवाएं चलती हैं विषुवत रेखा के आसपास, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी हमेशा क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जब सूर्य चमकता है तो कहा जाता है, ये एक मतलब सूर्य है, सीधा चमकने की वजह से तापमान यहाँ पे अधिक होता है और वायु दाब क्या होता है? यहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? खाली स्थान, यानी कि यहाँ पे तापमान अधिक होता है। तापमान जब अधिक होगा तो वायु दाब यहाँ पे कम होता है, वायु दाब कम होता है। वायु दाब होता क्या है? यानी कि वायु की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जगह है वो, वायु जो जगह होती है, स्थान होता है, वो खाली हो जाता है। अब जैसे मान लो, कोई भी एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे खाली स्थान को भरने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण देती हूँ, राजनीतिक पार्टी में अगर कोई भी नेता है वो एक्सपायर हो जाता है, किसी वजह से अपना त्याग पत्र दे देता है, तो उसकी जगह पे कोई और आ जाता है। ऐसे ही घर के अंदर अपने मतलब कोई भी खाली स्थान, मतलब कोई भी एक, जैसे एक राजनेता का उदाहरण दिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से कोई भी एक स्थान खाली हो जाता है तो उसको भरने के लिए दूसरी जो क्रिया है वो अपनाई जाती है। वैसे ही आपकी क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे क्या है? आपका तापमान अधिक होता है, वायु दाब क्या होता है? कम होता है। तो वायु दाब की विशेषता है कि वायु क्या है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो यहाँ पे तापमान अधिक है और वायु दाब क्या है? यहाँ पे कम है। तो क्या होगा? खाली स्थान भरने के लिए क्या है? हवाएं चलेंगी, और वो जो हवाएं होती हैं वो क्या है? उत्तर से जो हवाएं आती हैं वो तो क्या होती है आपकी? उत्तर पूरब। ठीक है। और दिशा कौन सी हो जाती है इनकी? पश्चिम की ओर। किस ओर जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। तो आपकी ये जो हवाएं होती हैं वो क्या है? उत्तर से आने वाली, यहाँ पे जो होता है आपका वायु दाब, यहाँ पे क्या होता है? जब सूर्य आपका भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो यहाँ पे क्या होता है? तापमान उच्च होता है, वायु दाब क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण जो हवाएं चलेंगी वो क्या है? इस क्षेत्र में क्या है? आपकी तापमान यहाँ पे क्या है? कम है, तो वायु दाब कैसा होगा? यहाँ पे उच्च होगा। तो ऊपर से हवाएं जो आ रही है उत्तर से पूर्व की ओर जो हवाएं आ रही हैं भूमध्य रेखा के पास में, ऐसे ही दक्षिण से पूर्व की ओर हवाएं जो आ रही हैं और जा किस ओर रही हैं? पश्चिम की ओर। तो ये क्या है? स्थान को भरती है। खाली स्थान है मतलब वायु दाब कम है, तो वायु दाब को भरने के लिए, स्थान को भरने के लिए क्या है? ऊपर से आपकी उच्च, यानी इस क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए
तो यहाँ पे क्या है आपका वायु दाब उच्च है। ठीक है, आपका यहाँ पे वायु दाब क्या है, उच्च है। तो ये स्थान को भरने के लिए क्या है, आपकी वायु जो है वो वायु दाब है वो क्या है, दक्षिण से पूर्व की ओर चलती है, दक्षिण वाले क्षेत्र से, और इधर की साइड उत्तरी अक्षांश में से क्या है, उत्तर से पूर्व की ओर चलती हैं। तो व्यापारिक जो पवनी होती हैं उनकी दिशा कैसे हो गई, उत्तर से पूर्व, और आपके उत्तर से पूर्व, पश्चिम से उत्तर, दक्षिण से पश्चिम। ऐसे ही आपकी क्या है, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर दक्षिण पूर्व से आपका उत्तर पश्चिम, इस तरीके से इनकी दिशाएं हैं वो हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों हवाएं हैं, यहाँ पे कौन सी है, संवहन धाराएं उठती हैं, यानी कि ये गर्म होगी, गर्म होके क्या है, ऊपर की ओर चली जाएगी, इस ओर चली जाएगी। तो ये क्या है, इधर ये जो हवाएं हैं ये इधर मुड़ जाएंगी, और ये वाली हवाएं हैं इधर मुड़ जाएंगी, यानी कि संवहन धाराएं हैं वो उठती हैं। कौन से क्षेत्र में चला गया आपका, अपन कौन सा मानसून पढ़ रहे हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून पढ़ रहे हैं। तो उत्तरी पूर्वी मानसून के अंदर आपका सूर्य कहाँ पे है, दक्षिणायन, यानी कि यहाँ पे चमक रहा है। तो यहाँ पे अगर चमकेगा सूर्य, तो ये जो व्यापारिक पवने हैं वो क्या है आपका, यहाँ पे क्या बनता है, इस क्षेत्र में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनता है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, या इसको क्या कहते हैं, ITCZ, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य चमक रहा है तो हवाएं हैं वो किस ओर आ जाएंगी आपकी, इस ओर, दक्षिण की ओर अगर चमक रहा है, अपन क्या है उत्तरी पूर्वी मानसून पढ़ रहे हैं, तो आपका सूर्य कहाँ चला गया, दक्षिणी गोलार्ध में, और आपका यहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर 22 दिसंबर को चमकेगा, 22 दिसंबर को चमकेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वायु दाब तो कैसा हो गया, कम हो गया, और तापमान कैसा हो गया, उच्च हो गया। तो फिर हवाएं कैसे चलेंगी आपकी, ये जो हवाएं हैं वो किस ओर से किस ओर चलेंगी, आपकी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं हैं वो चलेंगी। तो अपन को क्या पढ़ना है, इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है आपका, वायु दाब कैसा हो जाता है, यहाँ पे उच्च वायु दाब हो जाता है, उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है, क्योंकि हवाएं हैं वो किस ओर से किस ओर जा रही हैं, आपका जो कर्क रेखा के ऊपर ना चमक के आपका दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर चमक रहा है। तो आपका क्या है, इस ओर जो हवाएं हैं वो क्या है आपकी भूमध्य रेखा के आसपास में यहाँ पे आएंगी। तो इस क्षेत्र के अंदर आपका वायु दाब कैसा हो जाएगा, उच्च पाया जाएगा। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो उच्च वायु दाब का विकास है वो हो जाता है। दक्षिणी जो दिसंबर के माह के अंदर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा पर क्या है, सीधा चमकता है। इस ऋतु में मानसून की विशेषता उत्तर भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपका वायुदाब क्या होता है, यहाँ पे तो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, तो यहाँ पे तो क्या होता है, कम होता है वायुदाब, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका तापमान अधिक होता है, वायुदाब कम होता है। इस क्षेत्र के अंदर उत्तरी पूर्वी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है वो चमकता नहीं है। आपका क्या है, सूर्य सीधा कहाँ चमक रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में चमकने के कारण इस क्षेत्र के अंदर आपका उत्तरी पूर्वी यानी उत्तर से जो हवाएं आएंगी आपकी, यहाँ पे क्या है, सूर्य की जो ताप है वो कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वायु दाब कैसा हो जाएगा, वायु दाब उच्च हो जाएगा। तो हवाएं क्या है हमेशा, और यहाँ पे आपकी अरब सागर, हिंद महासागर, यहाँ पे वायु दाब कैसा होगा, निम्न वायु दाब होगा। ठीक है,
निम्न वायुदाब होगा तो हवाएं हैं वो किस ओर से किस ओर चलेगी, आपकी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो सबसे बड़ी विशेषता उत्तरी पूर्वी मानसून की ये होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका सागरीय क्षेत्र नहीं है। उत्तर से जो हवाएं आ रही हैं वो क्या है, स्थल भाग से होती हुई आती हैं। ठीक है, स्थल भाग से होती हुई आती हैं। इनके अंदर क्या है, नमी की कमी पाई जाती है जिसके कारण यहाँ पे क्या है, बरसात नहीं हो पाती है। कौन से मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। समझ में आई ये कहानी? देखो लिख के बताती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगी। देखो उत्तरी पूर्वी मानसून उत्तर में वायुदाब उच्च होता है तो हवाएं स्थल भाग से होती हुई आपकी क्या है, दक्षिण पश्चिम दक्षिणी भाग में जाती हैं और इन हवाओं से वर्षा नहीं हो पाती। रीजन समझ में आ गया? पहला तो यहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब है। उच्च वायुदाब से हवाएं क्या किस ओर चलेंगी, हिंद महासागर, अरब की सागर, इन माले में क्या है, न्यून वायुदाब है। क्यों है? क्योंकि सूर्य क्या है आपकी दक्षिणी गोलार्ध में, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए हवाएं यहाँ पे क्या है, वायुदाब है वो उच्च है और हिंद महासागर में न्यून वायुदाब है, लो प्रेशर है, और यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, इसके कारण क्या है, हवाएं क्या है आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, जिससे क्या है स्थल भाग से होती हुई इधर की साइड आती है, जिससे क्या है स्थल भाग आपका क्या होता है, स्थल भाग के अंदर नमी नहीं पाई जाती है और नमी नहीं होगी तो हवाएं क्या होती हैं, वो बरसात नहीं करा पाती है। दूसरा, अगर इस क्षेत्र के अंदर इससे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी लगती है। बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से ये क्या है, आर्द्रता ग्रहण करती है। आर्द्रता ग्रहण करती है ये हवाएं, तो क्या है ये कहाँ टकराती है, कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट पर टकराती हैं और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, शीतकाल में बरसात करती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल से बंगाल की खाड़ी से हवाएं आर्द्रता ग्रहण करती हैं और कहां बरसात करती हैं, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। ठीक है, एक तो आपका कौन सा हो गया, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर बंगाल की खाड़ी, ये क्या हवाएं क्या होती है, शुष्क होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है बरसात नहीं हो पाती उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं के कारण। सिर्फ क्या है बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है, जिसके कारण क्या है ये कोरोमंडल तट के अंदर क्या है बरसात कर देती है। ये तो क्या हो गया आपका शरद ऋतु के अंदर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर आपका बरसात। दूसरा आपका है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से भी क्या है बरसात है वो होती है। पश्चिमी विक्षोभ आपकी अगर बात की जाए पश्चिमी विक्षोभ की, तो आपकी पश्चिमी विक्षोभ है
आने से क्या है आपका कौन सा चक्रवात होता है, ये आप बंगाल की खाड़ी में उठने वाला होता है, ये तो उष्णकटिबंधीय होता है। और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से जो चक्रवात उठते हैं वो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जिन्हें भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंदर उठने वाले क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये क्या है चक्रवात, आपकी जो इस क्षेत्र के अंदर जो हवाएं चलती हैं पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करते हुए आपका क्या है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या है आपका भूमध्य रेखा से ईरान है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को पार करते हुए यहाँ पे आपका क्या है, प्रवेश करता है। तो आपका पश्चिमी विक्षोभ जो है एक उत्तरी पूर्वी मानसून के अंदर आपका आता है पश्चिमी विक्षोभ, जिससे भी क्या है भारत के अंदर बरसात होती है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए क्या है राजस्थान में प्रवेश करता है। और इस क्षेत्र के अंदर जो बरसात होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में बरसात होती है। और ये क्या है आपका कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर से होता हुआ कैस्पियन सागर से क्या है आर्द्रता ग्रहण करता है। और ये जो क्षेत्र है आपकी पश्चिमी जेट प्रवाह है, इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी जो बरसात होती है वो कौन से क्षेत्रों से होती है, आपकी जो कैस्पियन सागर है उससे भी आर्द्रता ग्रहण करती है। तो आपका जो पश्चिमी क्षेत्र से जो बरसात हो रही है और आपका शीत ऋतु के अंदर जो बरसात होती है उसे क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर से जो बरसात हो रही है, भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से जो बरसात आर्द्रता ग्रहण करती है हवाएं और क्या है उत्तरी भारत के अंदर क्या है बरसात करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और ये क्या है शीत ऋतु के अंदर आती है। और शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसको क्या है मावट के रूप में, राजस्थान में मावट के रूप में इसके अंदर क्या है जो रबी की फसल होती है वो क्या है, उस रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये जो बरसात होती है वो क्या है रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजस्थान में क्या है जो बरसात होती है वो मावट के रूप में, यानी सर्दियों में जो बरसात होती है उसे मावट के रूप का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपके पश्चिमी विक्षोभ से क्या है बरसात होती है और रबी की फसल के लिए ये क्या है बहुत अधिक लाभदायक मानी गई है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर जो मैदानी क्षेत्र है, ये जो आपका क्या है उत्तर के विशाल मैदान से पश्चिम से पूर्व की ओर और आपका पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर, जो ये उत्तरी भाग है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है वर्षा की मात्रा है वो घटती चली जाती है। अगर बात करते हैं दिल्ली में तो क्या है, दिल्ली के अंदर आपका औसत वार्षिक वर्षा है वो क्या है 53 मिलीमीटर दिल्ली के अंदर रहता है। इसके बाद आगे अगर बात करते हैं तो आपका पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र के अंदर ये 18 से 25 मिलीमीटर बरसात है वो करता है। यानी कि अगर आपके उत्तर से दक्षिण अगर बात करते हैं तो आपकी क्या है बरसात के अंदर क्या है आपकी बरसात है वो घटती चली जाती है। अगर इन क्षेत्रों के अंदर और बात करी जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इनके अंदर क्या है जाड़े के महीने में जो बरसात होती है वो आपकी कितनी 25 से 50 मिलीमीटर होती है। और इस क्षेत्र के अंदर जो आपकी बरसात की अगर बात की जाए तो आपका जो ये क्या है इस वाले एरिया के अंदर असम वाला क्षेत्र तो 25 से 50 मिलीमीटर बरसात होती है। यानी कि इस क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण और आपका पूर्व से पश्चिम क्या है बरसात की मात्रा है वो घटती चली जाती है। कौन सी बरसात से, पश्चिमी विक्षोभ की अगर बात करते हैं तो
इसी क्षेत्र के कारण यहाँ पे क्या है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून से दो हिस्सों से बरसात होती है। एक तो आपका उत्तरी पूर्वी हवाओं के द्वारा, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसका भी नाम दिया जाता है। ये क्या है, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, ईरान से होता हुआ भारत के अंदर प्रवेश करता है और भारत का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान वाला पश्चिमी भाग राजस्थान, यहाँ पे अगर बरसात करता है तो ये मावठ के रूप में मानी जाती है। यहाँ पे जो बरसात होती है ये आपकी क्या है, बरसात होती है, ये क्या है, रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।